नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम आज एक नया अध्याय भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ देख रहे हैं। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम ये पिछली वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें हम आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रत्यक्ष व परोक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताना है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, फिर प्रत्यक्ष व परोक्ष लोकतंत्र में अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र दो शब्दों लोक और तंत्र से मिलकर बना है। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। अर्थात लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ जनता पर जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ठीक है, तो यानी कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता प्रमुख होती है। ठीक है, उस पर उसके ही द्वारा, ठीक है, और उसके लिए ही शासन किया जाता है। ठीक, लोकतंत्र प्रायः दो रूपों में देखा जाता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र। परोक्ष लोकतंत्र को प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। इससे दोनों में अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र के इस प्रकार में सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी के मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णय में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी जनता जो है अर्थात नागरिक जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, सार्वजनिक निर्णय में भाग लेते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति चयनित या मनोनीत नहीं होता है। ठीक, जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है शासन प्रणाली में। उदाहरण के लिए देख सकते हैं जितने भी सामुदायिक संगठन हैं वहाँ पर सामुदायिक संगठन के सारे सदस्य क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होते हैं। आदिवासी परिषद हैं, श्रमिक संघ हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र विशाल एवं जटिल आधुनिक समाज में संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है, समाज क्या है, विभिन्न जाति धर्म समुदाय से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत ही जटिल है और बहुत ही विशाल है। जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे लोग एक जगह पर डायरेक्टली इकट्ठा होकर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यह केवल छोटे और सजातीय समाज में ही संभव है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ चलेगा, एक तो वह समाज छोटा हो यानी वह राज्य छोटा हो, ठीक है, और सजातीय हो, एक ही तरह के लोग हों। ठीक, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ संभव होगा। तो इस तरह से इसकी सीमा भी है। ठीक, इसका सीमा भी है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं परोक्ष लोकतंत्र। परोक्ष लोकतंत्र क्या है, इस प्रकार के लोकतंत्र में सार्वजनिक हित की दृष्टि से, ठीक है, सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने व लागू करने इत्यादि के लिए नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ नागरिक स्वयं शामिल नहीं होते बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने कुछ लोगों को चुन के भेज देते हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष हो गया और प्रातिनिधिक हो गया। यानी यह जनता यानी नागरिक डायरेक्ट शासन में भागीदार नहीं होती बल्कि अपने कुछ लोगों को चुनकर भेज देती है और वो लोग उनके बिहाफ पर, उनके स्थान पर वहाँ पर निर्णय निर्माण में भूमिका निभाते हैं। प्रातिनिधिक लोकतंत्र विशाल व जटिल समुदाय में संभव है, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मान लो 5 लाख की जनसंख्या का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ढेर बड़ी जनसंख्या है, बड़ा समुदाय है। ठीक है, सबके लिए कुछ लोग को चुन के भेज दिया जाएगा। जैसे संसद में, ठीक है, संसद में सीमित संख्या है, जबकि देश की जनसंख्या क्या है, 120 करोड़ 125 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, जबकि संसद में 552 लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सभी क्या करते हैं, अपने अपनी समुदाय का, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यानी परोक्ष लोकतंत्र जो है विशाल व जटिल समुदाय में भी अपनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम भारत में देख सकते हैं प्रातिनिधिक लोकतंत्र या परोक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है, परोक्ष लोकतंत्र। ठीक है,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट जो लोकतंत्र है वो अभी ज़्यादा करके जो छोटे छोटे देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड हो गया है नहीं, यहाँ पर अपनाया गया है। और ज़्यादा करके पूरे विश्व में जो जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ परोक्ष लोकतंत्र ही है। अब लोकतंत्र का नए रूप भी सामने आने लग गए हैं, जैसे कि वर्तमान में सहभागी लोकतंत्र की बात की जा रही, अब विकेंद्रीकृत शासन धारणाएं अपनाई जा रही हैं, है ना। सहभागी लोकतंत्र का मतलब हुआ है कि डायरेक्ट जनता तो डायरेक्ट वहाँ शामिल नहीं होगी, लेकिन कुछ माध्यमों के द्वारा, जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है, समाचार पत्रों के द्वारा, लेखों के द्वारा जनता क्या करती है, शासन में शासन को प्रभावित करती है, उसमें भागीदार भूमिका निभाती है। ठीक है, विकेंद्रीकृत शासन धारणाएं जैसे कि शासन के कई स्तर बना दिए जाते हैं, केंद्र स्तर पर शासन, राज्य स्तर पर शासन, स्थानीय स्तर पर शासन। स्थानीय स्तर पर जैसे भारत में देखें पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पालिका सिस्टम है ना, तो इस तरह की धारणाएं भी विकसित हो रही हैं। तो यानी लोकतंत्र क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हित समूह प्रकार्यशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, जो हित समूह है वो प्रकार्यशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, इस बात को हमें स्पष्ट करना है। तो कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हित समूह। तो हित समूह विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए सामान्य नागरिकों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। तो हित समूह क्या होता है कि कुछ विशिष्ट हित होते हैं, कुछ नागरिकों के, वे एक स्वैच्छिक संगठन बना लेते हैं, राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। हित समूह सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते, ये शासन में नहीं जाते, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये सरकार नहीं बनाते हैं, ठीक है, बल्कि परोक्ष रूप से सत्ताधारी पक्ष को प्रभावित करते हैं। जो भी शासन में है सरकार उसको प्रभावित करते हैं और अपने हित में नीतियां और कार्यक्रम बनाने हेतु सरकार पर दबाव बनाते हैं, इसीलिए हित समूहों को दबाव समूह भी कहा जाता है, प्रेशर ग्रुप भी कहा जाता है। हित समूह का मतलब हुआ इंटरेस्ट ग्रुप और दबाव समूह, ठीक है, प्रेशर ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं ताकि वे अपने हित में नीतियां और कार्यक्रम बनवा सके। हित समूहों को प्रकार्यशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि अब क्यों माना जाता है उसके पॉइंट्स हम देख सकते हैं। हित समूह नागरिकों तथा सरकार के मध्य संयोजक के रूप में, लिंक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, संयोजक का मतलब है लिंक, यानी सरकार और नागरिक के मध्य एक पुल के रूप में कार्य करते हैं, सेतु के रूप में कार्य करते हैं, कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे, ये यानी हित समूह नागरिकों की आवाज़ बनकर सरकार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करते हैं, है ना, उनकी ज़रूरतों को, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हित समूह विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता क्या करते हैं, जन जागरूकता, जनमत तैयार करना, नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना इत्यादि के द्वारा जन भागीदारी का विस्तार करते हैं, यानी शासन में जन भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। सरकार तक तो नागरिकों की पहुंच बनाते ही हैं, इसके साथ ही जागरूकता पैदा करते हैं जनता में, जनमत तैयार करते हैं, ठीक है, अधिकारों के प्रति नागरिकों को सचेत करते हैं, इससे जन भागीदारी में विस्तार होता है। इसके साथ ही ये सत्ता के विकेंद्रीकरण, ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रभावी कारक बन के लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रसार करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, जनता की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा सरकार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, सरकार को निरंकुश बनने से रोकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कहीं न कहीं लोकतंत्र को रूट लेवल पर पहुंचा देते हैं, आम जनता तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रसार करते हैं। हित समूह प्राकृतिक आपदाओं के समय क्रियाशील होते हैं, है ना, जब प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को मदद पहुंचाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं केदारनाथ में जब आपदा आई थी या भुज में भूकंप आया था, तो ऐसे में तमाम हित समूहों ने लोगों की काफ़ी मदद की थी। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हित समूह है, ठीक है, ये गैर राजनीतिक समूह होते हुए भी प्रकार्यशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। गैर राजनीतिक है क्योंकि ये शासन में भागीदारी नहीं निभाते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, ये सत्ता नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, शासन से बाहर रहकर सरकार पर दबाव बनाते हैं। ठीक है, ताकि वे क्या कर सकें, अपने हितों की पूर्ति करा सकें। ठीक है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन करके। ठीक, इसके साथ ही वे क्या कर रहे हैं, प्रकार्यशील जो लोकतंत्र है
उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष और परोक्ष लोकतंत्र के बारे में देखा, और हित समूह के बारे में देखा कि वे प्रकारशील लोकतंत्र के कैसे अभिन्न अंग हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।